28 दिन लंबे युद्ध ने सर्वशक्तिशाली अमेरिका की इमेज का भट्टा बैठा दिया। ट्रंप सीज फायर और डेडलाइन की तारीख पर तारीख मुकर्रर कर रहे हैं और ईरान है कि ट्रंप के शांति प्रस्तावों को कूड़ेदान में लगातार फेंक रहा है। खाड़ी के उबलते पानी में ऐसा लग रहा है जैसे सुपर पावर अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर, डॉलर की ताकत और तकनीक वाली सुपरमेसी सब कुछ स्वाहा कर देगा। सवाल ये कि क्या ईरान युद्ध ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तय कर दिया है? 26 दिसंबर 1991 से लेकर जब सोवियत रूस का विखंडन हुआ, तब से 35 साल यानी 27 मार्च 2026 तक सुपर पावर रहने का अमेरिका का बिल्ला क्या अब फारस की खाड़ी में सदा के लिए डूब गया है? क्या ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के सुपर पावर होने के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है? क्या सुपर पावर अमेरिका का गर्व जलकर खाक हो चुका है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हो रहा है, जहां दुनिया में एक नहीं 3 महाशक्तियां होंगी, रूस, चीन और अमेरिका। इसकी वजह है 27 मार्च को रात 1:41 पर किया गया सोशल मीडिया पर ट्रंप का ये हैरान करने वाला पोस्ट। इस पोस्ट में ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला 10 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब 6 अप्रैल तक की नई डेडलाइन ईरान को दे दी गई है और इस तरह से ट्रंप ने लगातार तीसरी बार हमले की मंशा टाल दी है। 21 मार्च को ट्रंप ने 48 घंटे की डेडलाइन दी, 23 मार्च को फिर कहा 5 दिन के लिए हमला टाला और अब 27 मार्च को एक बार फिर 10 दिन के लिए डेडलाइन को बढ़ा दिया। डेडलाइन टालने वाली यही टाइमलाइन दुनिया के सामने सवाल उठा रही है कि क्या अमेरिका के सुपर पावर अवतार का दी एंड हो चुका है? मिडल ईस्ट में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस तबाह हुए। F-35, F-15, F-18 जैसे अल्ट्रा मॉडर्न लड़ाकू विमानों को राख करने का दावा ईरान ने किया। अमेरिकी वर्चस्व के प्रतीक युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर 100 मिसाइलें दागी गई। नेटो ने अमेरिका का पिछलग्गू बनने से इनकार कर दिया। ट्रंप के शांति प्रस्ताव की ईरान ने धज्जियां उड़ा दी। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान का झंडा लगाकर अमेरिका अपने लिए तेल मंगवा रहा है। बचा क्या जो साबित करे कि अमेरिका अब भी सुपर पावर है? ईरान युद्ध में अमेरिकी इमेज पर ऐसा डेंट लगा है जिसने अमेरिकी गुरूर की चिंदी चिंदी बिखेर दी है। ईरान युद्ध में अमेरिका के सुपर पावर का तमगा कैसे छिना, 5 पॉइंट में समझिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होने का दावा करता था। 27 दिनों की जंग में दावा झूठा साबित हो गया। नंबर 2, दुनिया के 160 देशों में फैले हुए लगभग 750 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं। ईरान जंग में यह झूठ साबित हुआ। नंबर 3, डॉलर का वर्चस्व। कहा जा रहा है कि ईरान अब डॉलर में नहीं, चीन की करेंसी युआन में तेल बेच रहा है। नंबर 4, तकनीकी नेतृत्व। ईरान की मॉडर्न वॉरफेयर तकनीक ने अमेरिका के इस भ्रम को भी तोड़ दिया। और नंबर 5, कूटनीतिक असर। ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ सिर्फ इजराइल खड़ा हुआ। ईरान महायुद्ध दुनिया की तस्वीर बदल रहा है और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ईरान सामने से बिल्कुल अकेले लड़ रहा है, लेकिन फैक्ट सारी दुनिया जानती है कि चीनी सैटेलाइटों का सहारा, रूस के मदद की ताकत ईरान के साथ खड़ी है। लिहाजा ये भी समझना होगा कि रूस को ईरान जंग ने कैसे बना दिया सुपर पावर, चीन कैसे बन गया ईरान युद्ध से महाशक्ति। ट्रंप ने रूस पर युद्ध के समय 30 दिन की छूट दी थी। युद्ध लंबा खींच रहा है, रूस फायदे कमा रहा है। यूरोपीय देश रूस से बैन हटाने की जिद कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही चीन के साथ हो रहा है।
ताइवान पर चीन चढ़ बैठा तो अमेरिका के पास उसे रोकने की ताकत नहीं दिख रही है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका ईरान मोर्चे पर असफल रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव खो रहा है। अमेरिका की सैन्य शक्ति दांव पर लगी है। अमेरिका को युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ईरान के साथ शांति संधि के लिए लगभग गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्टीमेटम और सीज फायर की तारीख पर तारीख दे रहे हैं, क्योंकि सुपर पावर वाली तारीख की एक्सपायरी डेट 27 मार्च 2026 साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि ईरान युद्ध कैसे स्थापित करता दिख रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ईरान युद्ध चीन की महत्वाकांक्षा का एपिसेंटर है, क्योंकि युद्ध का ट्रिगर ताइवान होता है तो चीन और अमेरिका सीधे भिड़ेंगे। अब जरा सोचिए, ईरान से लड़ने में अमेरिका का यह हाल है तो चीन के सामने हाल क्या हो सकता है। अब आते हैं रूस की बढ़ती हुई ताकत पर। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ईरान युद्ध ने रूस को पावर बढ़ाने का मौका दे दिया है। अमेरिकी पावर का केंद्र है पेट्रो और डॉलर। ईरान के प्रस्ताव के मुताबिक मिडिल ईस्ट से अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे हटाने होंगे, तो फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व का लगभग खात्मा ही माना जाएगा। अमेरिका की तकनीक वाली सुपीरियरिटी भी खतरे में पड़ चुकी है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों तक को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पा रहे। ईरान युद्ध की पूरी पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल यही दिख रहा है कि अमेरिका के सर्वोच्चता वाली सारी हेकड़ी ईरान युद्ध में निकल चुकी है। ट्रंप अगर तारीख पर तारीख दे रहे हैं तो इसके पीछे जरूर उनकी कोई ना कोई मंशा होगी। हो सकता है कि इसके पीछे ट्रंप की कोई चाल हो। अभी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का शहंशाह है और अमेरिका को उस हिस्से में घुसने तक नहीं दे रहा। हॉर्मूज में ईरानी नेवी के कमांडोज सुसाइडल बोट 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। ट्रंप ने भी अब ठान लिया कि हॉर्मूज को वो खुलवा कर दम लेंगे। इसके लिए उन्होंने ईरान को चौतरफा घेरने का बेहद घातक प्लान तैयार किया, और सिर्फ खार्ग नहीं, ईरान के कई और आइलैंड को निशाना बनाने की तैयारी है। इंतजार है व्हाइट हाउस से हरी झंडी मिलने का, जो किसी भी वक्त मिल सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का 28वां दिन है। ना अभी तक कोई भी देश दूसरे के आगे झुकना मंजूर कर रहा है, ना ही सीज फायर का ऐलान हो रहा है। मध्यस्थता की बात हवा में ही अटकी हुई है। हर रात ईरान और मिडिल ईस्ट के आसमान में मौत, बर्बादी और तबाही वाली आतिशबाजी होती है। ईरान अपनी बारूदी सुरंगों से लगातार घातक मिसाइलें निकालकर मिडिल ईस्ट की जमीन को सुलगा रहा है। इस बीच ट्रंप ने लगातार तीसरी बार हमला टाल दिया है। तो क्या तारीख पर तारीख देकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी चाल चल रहे हैं? अभी तक ट्रंप की तरफ से केवल चेतावनियों और धमकियों का दौर चल रहा है। बहुत मुमकिन है कि वो इस तरह से ईरान को अपने जाल में फंसाकर बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। एक्सियोस की मार्च 2026 के एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी है। हॉर्मूज में बीते कुछ दिनों से मिल रही शिकस्त को ट्रंप ने नाक की लड़ाई बना लिया है। दावा है कि हॉर्मूज में ट्रंप ने चौतरफा हमले का प्लान तैयार कर लिया। हॉर्मूज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए सिरे से हमला करने की तैयारी में जुटे हैं। पेंटागन ने अपने निशाने चिन्हित कर लिए। ये टारगेट ईरान के वो प्रमुख द्वीप हैं जो ईरान के लिए किसी न किसी मायने में अहम है। अगर ईरान से वार्ता विफल होती है तो दावा है कि पेंटागन एक्शन लेने में देर नहीं लगाएगा और फिर हॉर्मूज में जो होगा वो शायद कल्पना से परे होगा। ट्रंप कैसे ईरान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहे हैं और पेंटागन के अंदर 4 विकल्पों पर तेजी से मंथन चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने जहाजों की आवाजाही को दोबारा शुरू कराने के लिए ट्रंप खार्ग द्वीप को निशाना बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, हॉर्मूज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए दूसरा विकल्प लारक आइलैंड है। ऑप्शन 3, अबू मूसा और उसके आसपास मौजूद 2 और द्वीप हैं।
और चौथे विकल्प में हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से में जहाजों को रोककर या उन पर कब्जा करके ईरान के तेल निर्यात में रुकावट डालना शामिल है। यानी ईरान पर ऐसा हमला करना चाहते हैं ट्रंप जिससे वो चारों दिशाओं में घिर जाए, पूरब से भागे तो पश्चिम में फंस जाए और उत्तर से भागे तो दक्षिण में। चारों टारगेट पेंटागन ने बहुत सोच समझ कर चुने हैं। हो सकता है चारों में से कोई एक विकल्प चुने या फिर चारों को एक साथ एग्जीक्यूट कर दे ताकि ईरान के पास सिवाय सरेंडर करने के और कोई मौका न हो। खार्ग आइलैंड ईरान के 90% तक तेल निर्यात को संभालने वाला अहम केंद्र है। इस पर हमले का मतलब सीधे तौर पर ईरान के आर्थिक रीढ़ को तोड़ना है, जबकि लारक द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है। तो वहीं अबू मूसा आइलैंड ईरान के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थित है और ईरान के नियंत्रण में है, जिसे ईरान से छीनने की योजना है। और अगर अमेरिका चौथा तरीका भी अपनाता है, यानी हॉर्मुज के पूर्व में जहाजों को रोकता है, तो ये भी ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। साफ है, ट्रंप के लिए हॉर्मुज वो ट्रॉफी बन गया जिसे वो किसी भी हाल में जीतने के लिए रिंग में उतरे हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप करना चाहता है और हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ को तोड़ना चाहता है। इसके लिए आक्रामक सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। खार्ग आइलैंड पर 3 मरीन यूनिट पहले से ही तैनात है और अब वहां जमीनी हमले की प्लानिंग की भी बात सामने आ रही है। कुल मिलाकर फरवरी में जन्मा युद्ध मार्च में बड़ा हुआ अप्रैल में अपने अंजाम तक पहुंच सकता है, क्योंकि ईरान को चौतरफा घेरने वाले इस प्लान को बस व्हाइट हाउस से हरी झंडी मिलने की देरी है। ट्रंप की एक हाँ और समंदर से लेकर जमीन तक ईरान में अमेरिका का बारूद बिछ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीते 28 दिनों से खाड़ी में भीषण युद्ध हो रहा है और इस जंग में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तांडव मचा रहे हैं। खुद अमेरिका ने दावा किया कि अभी तो ईरान ने अपनी बारूदी जखीरे से सिर्फ 1/3 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। मतलब ईरान अभी और प्रचंड हमले कर सकता है। लिहाजा ट्रंप ने बड़ा दांव खेला और बड़ा दांव खेलते हुए 10 दिन तक ईरान पर हवाई हमलों को रोक दिया। मगर आशंका ये जताई जा रही है कि इन 10 दिनों के भीतर ट्रंप ईरान की घेराबंदी करेंगे। 10,000 अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजेंगे। लेकिन कैसे ट्रंप के एक सैनिक का मुकाबला खलीफा के 100 लड़ाकों से होने वाला है, ये देखिए जरा। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक लड़ाकू विमान गरज रहे थे, किलर मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन अपना विस्फोटक ट्रेलर दिखा रहे थे। मगर अब खाड़ी के बैटलफील्ड में आर पार की जंग होगी। अमेरिका ईरान की सेना आमने सामने होगी और इसी के साथ सबसे भीषण जमीनी जंग का आगाज हो जाएगा, वो भी ठीक 10 दिन बाद। भले ही बीती रात ट्रंप ने अगले 10 दिनों तक ईरान पर हवाई हमले रोकने का ऑर्डर दिया हो, लेकिन ट्रंप के इस ऑर्डर के साथ ही पेंटागन कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है जो इस बात का संकेत है कि 10 दिन बाद अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे प्रचंड ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर सकती है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन खाड़ी में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेज सकता है। सैनिकों की टुकड़ी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के साथ जुड़ेगी। फिलहाल अमेरिका के 40 से 50,000 सैनिक खाड़ी में तैनात हैं। हालांकि पेंटागन ने यह साफ नहीं किया है कि 10,000 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट की तरफ कब कूच करेंगे, लेकिन पेंटागन की इस तैयारी ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में खलबली जरूर मचा दी है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत करने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इस बार ईरान के खिलाफ अमेरिका आमने सामने की जंग लड़ सकता है। मगर हैरानी की बात यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की हेवी डिप्लॉयमेंट के बाद भी ईरान के माथे पर शिकन तक नहीं आई है। उल्टे ईरान ट्रंप और उसकी फौज को सीधी चेतावनी दे रहा है। IRGC ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है, अगर अमेरिकी सैनिक हमारी सरजमी पर आते हैं तो ये उनकी ऐतिहासिक भूल होगी। हमारे 10 लाख लड़ाके उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें नरक में भेजने के लिए। खलीफा ब्रिगेड का ये बयान ट्रंप और उसकी फौज के लिए अल्टीमेटम से कम नहीं है। ये बयान बताता है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है
जिससे बच पाना ट्रंप की सेना के लिए मुश्किल है, क्योंकि जहां अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है, तो इसके जवाब में ईरान 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा है। ईरान से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ईरानी सेना 10 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है। इसके लिए ईरान में कई भर्ती केंद्र तैयार किए गए हैं। इन केंद्रों पर युवा वॉलंटियर भारी तादाद में जुट रहे हैं। IRGC और बसीज ब्रिगेड सैनिकों की भर्ती कर रही है। ये 10 लाख लड़ाके US आर्मी से जमीनी जंग लड़ेंगे। यानी ईरान इस मौके को अपने लिए सुनहरा मौका मानकर चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसने एक बार अमेरिका को जमीनी जंग में रोक लिया, US का ग्राउंड ऑपरेशन नाकाम कर दिया, तो उसके साथ ट्रंप का मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड से बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ इतना आक्रामक है कि उसने सेना में भर्ती के सारे नियम कायदे ही बदल दिए हैं। दरअसल IRGC ने फॉर ईरान नाम से एक मिशन का आगाज किया है, जिसके तहत 12 साल तक के बच्चे सेना में शामिल हो सकते हैं, जो पेट्रोलिंग, चेक पॉइंट और लॉजिस्टिक जैसे कामों में मदद करेंगे। ईरान में पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। शायद इसलिए ट्रंप ने 10 दिन का वक्त लिया है, मगर ईरान ने भी अमेरिका और उसकी फौज को निपटाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। यानी अब ईरान की युद्ध ब्रिगेड जमीन पर अमेरिकी सैनिकों से लोहा लेगी। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान अगर अमेरिका इजराइल पर भारी नजर आ रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ एक है, ईरानी सेना की ड्रोन पावर, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को धुआं कर दिया है। लेकिन ये तो ईरान के बारूदी उड़नदस्तों का सिर्फ ट्रेलर था। अब IRGC एक ऐसे बारूदी दैत्य को वॉर जोन में झोंकने की तैयारी में है, जो पलक झपकते ही अमेरिका के दृश्य भेदी को राख कर सकता है, वो भी कुछ इस अंदाज में। ये दृश्य भेदी है सी बोट या कहें ड्रोन बोट। अब सवाल ये कि खलीफा का वो आत्मघाती ड्रोन कौन सा है और कैसे वो समंदर में कोहराम मचाएगा, तो देखिए जरा। ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स ने अपने बारूदी ट्रेलर से पूरे मिडिल ईस्ट में सनसनी मचा दी, क्योंकि ईरान के बारूदी उड़नदस्ते जब चाहे जैसे चाहे दुश्मन मुल्क को दहला रहे हैं। सैन्य ठिकानों से लेकर ऑयल डिपो, यहां तक कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। अभी तो ईरानी किलर ड्रोन से भड़की ज्वाला शांत भी नहीं हुई, उससे पहले ही IRGC ने एक ऐसे बारूदी उड़न दस्ते को लॉन्च कर दिया है जो वॉर जोन में अपने एक प्रहार से जलजला ला सकता है, समंदर में जंगी बेड़ों को दहला सकता है, और वो है रिजवान ड्रोन। घातक विस्फोटकों से लैस किसी मिसाइल की तरह नजर आने वाले ये हथियार असल में ईरान का रिजवान ड्रोन ही है, जो किसी रॉकेट की तरह अपने लॉन्चर से निकलता है और टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक करता है। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट की जंग में यह किलर ड्रोन कैसे दुश्मन के लिए कार और कैसे ईरानी सेना के लिए गेम चेंजर बनेगा, यह भी जान लीजिए। दरअसल रिजवान ड्रोन की मारक क्षमता करीब 20 किलोमीटर है। सर्विलांस और अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सुसाइड ड्रोन आधुनिक कैमरे और सेंसर से भी लैस है। रिजवान ड्रोन किसी रडार को भी चकमा दे सकता है। इसके अलावा ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसे दागने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। वहीं यह ड्रोन करीब 20 मिनट तक लगातार आसमान में उड़ान भर सकता है। वैसे भी ईरान के बारूदी जखीरे में ड्रोन्स की भरमार है। ईरानी सेना के पास ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं जो टैंक, डिफेंस सिस्टम, यहां तक कि किसी जंगी बेड़े तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन जल, थल, नभ यानी तीनों वॉर फ्रंट पर एक साथ बारूदी बवंडर ला सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान ने रिजवान ड्रोन को वॉर जोन में उतारने की तैयारी क्यों की? तो उसके पीछे की वजह है अमेरिका की सी बोट ड्रोन, जिसका इस्तेमाल वो समंदर में ईरानी नौसेना के खिलाफ करेगा, वो भी निगरानी के लिए। ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका ने गश्ती मिशन के लिए बिना क्रू वाली ड्रोन स्पीड बोट का इस्तेमाल शुरू किया है। यह पहली बार है जब वॉशिंगटन ने किसी संघर्ष में इन बोट्स के इस्तेमाल की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। इन सी बोट का इस्तेमाल निगरानी या फिर कामिकाजी हमले के लिए किया जा सकता है।
लिहाजा ईरान के इन्हीं समुद्री शिकारियों पर लगाम लगाने के लिए ईरान ने रिजवान ड्रोन को एक्टिवेट किया है, ताकि समंदर में अमेरिका की आंख यानी सी बोट ड्रोन्स को तबाह कर सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सुरक्षा घेरा मजबूत कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल और युद्ध एक सिक्के के दो पहलू, कभी हिजबुल्लाह, कभी हमास, कभी हूती और अब डायरेक्ट ईरान से। इजरायली वॉर युद्ध कला में तो माहिर है, लेकिन हर फौज की लड़ने की क्षमता होती है, सीमा होती है। इजराइल के एक कमांडर ने दावा किया कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ती इजरायली फौज अब थकने लगी है, और दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने अब की बार इजराइल पर तगड़ा हमला कर दिया। ईरान ने प्लान एच एक्टिव किया, मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा। ईरान के 3 सीक्रेट हथियार, यूएस इजराइल पर चौतरफा पलटवार। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान ने ऐसा प्लान एक्टिवेट कर दिया है जिसके बाद ट्रंप और बैकफुट पर जा सकते हैं। ईरान के प्लान एच की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, उससे पहले ट्रंप को रियलिटी चेक देने वाली ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर लेबनान की, जहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल सितंबर 2024 से ऑपरेशन चला रहा है। बीच में कुछ दिनों के लिए सीजफायर रहा, लेकिन अब फिर भीषण बमबारी चल रही है। दूसरी तरफ यमन की तस्वीर है, जहां पिछले साल मार्च अप्रैल में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था और हूती की लीडरशिप खत्म करने का दावा किया गया, लेकिन 1.5 साल में सैकड़ों टन बारूद बरसाकर न तो इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म कर पाया और न ही अमेरिका के हमलों से यमन में हूती विद्रोही कमजोर पड़े। ऐसे में पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही मचाने वाली ईरानी सेना को खत्म करने, ईरान को मिटाने का दावा जमीन पर कितना सही हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है। करीब 4 हफ्ते तक अकेले अमेरिका और इजराइल की नाक में दम करने वाला ईरान इस बात को समझ चुका है कि भले ही अमेरिका के पास बहुत घातक हथियार हैं, इजराइल के पास गोला बारूद की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इजराइल की अपनी सीमाएं हैं। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, 2000 किलोमीटर दूर इजराइल में सटीक निशाना। ऐसे में ईरान की सेना को नेस्तनाबूद करना उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ट्रंप अपने बयान बदल देते हैं। इसलिए अब अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने अपना प्लान एच एक्टिव कर दिया है। ईरान का प्लान एच यानी हिजबुल्लाह, हूती और हमास। महीनों से इजराइल की बमबारी झेल रहे हिजबुल्लाह के पास अभी भी 70,000 से 1 लाख फाइटर्स होने का अनुमान है। एयर स्ट्राइक के बीच हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स लगातार इजरायली सेना पर हमले कर रही है। हूती विद्रोहियों ने अभी अपना असली एक्शन नहीं दिखाया है, लेकिन वो किसी भी वक्त लाल सागर रूट को बाधित कर सकते हैं। पाकिस्तान बहुत इतरा रहा था कि उसकी कूटनीतिक ताकत का जवाब नहीं है, लेकिन दिन, हफ्ते नहीं बल्कि चंद घंटों में पाकिस्तान की दादा बनने की ख्वाहिश को इजराइल ने धूल में मिला दिया। तेहरान के पाकिस्तानी दूतावास के पास इजराइल बम ऐसा फटा कि इसकी गूंज इस्लामाबाद में सुनाई पड़ी। अब पाकिस्तान इजराइल को धमकी दे रहा है कि उसे कतर समझने की भूल ना करे इजराइल। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, और जब मुनीर फौज की शामत आती है तो पाकिस्तानी हुक्मरान की जुबान लंबी हो जाती है, और इस जुबान को खींच लेने का दम पाकिस्तान जिससे टकराता है वो सब रखते हैं। इस लिस्ट में नया नाम है इजराइल। वो इजराइल जिसने तेहरान की जमीन को गाजा सा बनाने पर आमादा है। वो इजराइल जिसने लेबनान के हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिला दिया। वो इजराइल 2 मुस्लिम देशों के दांतों के बीच अकेली जीत सा है, लेकिन खाड़ी के खारे पानी का रक्त का समंदर बनाने की ताकत रखता है। उस इजराइल को पाकिस्तानी गीदड़ धमकी दे रहा है। इजराइल को पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि कतर से तुलना नहीं करें। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के एक बयान में कहा गया, इजराइल को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है। अगर दुनिया में कहीं भी हमारे राजनयिकों को कोई नुकसान पहुंचा तो हम उनकी बुरी तरह से धुनाई कर देंगे। पाकिस्तान की धमकी की टाइमिंग समझिए। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास हमले की खबर आई। इससे पाकिस्तानी दूतावास सुरक्षित रहा, लेकिन पाकिस्तान तिलमिला गया, और इसकी वजह क्या है अब इसे भी समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका के युद्ध के 15 सूत्री शर्तों को भी पाकिस्तान ईरान तक पहुंचा चुका है। शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद में मेजबानी को तैयार है। पाकिस्तान उन मुस्लिम देशों की जमात में शामिल है जो अरबों की धरती पर इजराइल के अस्तित्व को ही सिरे से खारिज करता है। लिहाजा इजराइल को भी पाकिस्तान फूटी आंख नहीं सुहाता। ईरान और अमेरिका के लिए पाकिस्तान की मदद भी इजराइल को खटक रही है। यही वजह है कि इजराइल ने तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास भी हमला करने से पहले नहीं सोचा। इजराइल मानता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। इस मुल्क पर यकीन करना मुश्किल है। पाकिस्तान पर इस बयान के पीछे इजराइल के पास कई वजह हैं। पाकिस्तान निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं। पाकिस्तान के AQ खान नेटवर्क ने ईरान को परमाणु तकनीक दी। इजराइल मानता है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगार है। पाकिस्तान और ईरान के बीच पहले करीबी रिश्ते रह चुके हैं। पाकिस्तान अपने रणनीतिक हितों को पहले रखता है। एक लॉकडाउन सरकार ने कोविड काल में लगाया, तब लोगों की जिंदगियों का सवाल था। और एक लॉकडाउन अब सरकार मुनाफाखोरों, कालाबाजारी करने वालों और अफवाह गैंग पर लगाने की तैयारी में, क्योंकि इनकी वजह से लोगों के बीच पैनिक बन गया है। लोग काम धंधे छोड़ रहे हैं, सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे हैं, तेल स्टॉक कर रहे हैं, वहां समय बर्बाद कर रहे हैं। इन मुनाफाखोरों की सर्जरी जरूरी हो चुकी है और कुछ जगहों पर सर्जरी शुरू भी हो चुकी है। तीन दिन से आ रहा हूँ सर, हमें सिलेंडर नहीं दे रहे। आप पेट्रोल बहुत मशक्कत है सर, 200 के ऊपर दे भी नहीं रहे हैं। अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, गैस खत्म हो जाएगी, युद्ध थमता नहीं दिख रहा, महंगाई बढ़ जाएगी। युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। युद्ध चल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, युद्ध बढ़ने वाला है, आने वाले दिनों में गैस तेल नहीं मिलेगा। ये वो तमाम बातें हैं जो इन दिनों हर आम नागरिक के कानों में पड़ रही है। इनका जिक्र हो रहा है। इनके कारण देश में पैनिक सिचुएशन बन गई है। ऐसे में हर किसी की जुबान पर बस यही 4 शब्द हैं। इसी के चलते पेट्रोल पंपों से लेकर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग रात से ही बाहर बैठ जाते हैं। सब अपना नंबर पहला चाहते हैं। हालात को ठीक तरह से बिना जाने समझे कोई सिंटेक्स की टंकी लेकर तेल भराने पहुंच रहा है, तो कई लोग सारे काम धाम छोड़कर गैस लेने एजेंसियों के बाहर पहुंच जा रहे हैं। जिसे मिल जा रहा है वो इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा है, और जो खाली हाथ लौट रहा है उसे अगले दिन की चिंता सता रही है। सर हमें सिलेंडर नहीं दे रहे, वो पहुंच नहीं दे रहे, ताकि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बुकिंग 15 दिन पहले हो चुकी है मेरी। अच्छा। अभी तक घर सिलेंडर पहुंचा ही नहीं मेरा। अच्छा। सिलेंडर की बहुत दिक्कत हो रही है, देखो मिल नहीं रहा सिलेंडर, कई दिन हो गए। इसके पीछे है बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा अफवाह गैंग जो अपनी जेबें भरने के चक्कर में आम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार हालात संभालने में जुटी है और अफवाह गैंग मुनाफाखोरी में। इसलिए इन मुनाफाखोरों की सर्जरी जरूरी है। ऐसी ही एक सर्जरी हुई मध्य प्रदेश के मैहर में, जहां पिछले दिनों एक पेट्रोल पंप ने बड़ा सा ड्रम लेकर आए शख्स को ड्रम भरकर डीजल दे दिया। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन की टीम ने उस पेट्रोल पंप की सर्जरी कर दी। ड्रम में डीजल भरने वाले पंप को ही सील कर दिया। स्टॉक वेरीफाई कर रहे हैं, इनका सेल कितना हुआ है, लास्ट 24 आवर्स में इनके पास स्टॉक आया कितना है और इनके पास से स्टॉक है कितना, वो वेरीफाई कर रहे हैं। ये सबक है उन लोगों के लिए जो कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। अब तो दिल्ली से लेकर लखनऊ, जोधपुर, जालौन, भोपाल, जींद, जौनपुर समेत देश के कोने कोने में प्रशासनिक अफसर ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। पेट्रोल मिल रहा है, अगर ऐसा दिक्कत होता तो पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिल तो रहा है, बट लिमिट में मिल रहा है। लिमिट में मिल रहा है, कितना लिमिट क्या है? यहाँ पे 200 का लिमिट रखा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है,
जहां देखिए 2 दिनों से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग बड़े बड़े गैलन लेकर पहुंच रहे हैं। जब जी मीडिया की टीम ने उस पेट्रोल पंप के मैनेजर से रियलिटी चेक किया तो उन्होंने साफ कहा कि पर्याप्त। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अफवाहों के बीच मारपीट की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के लखनऊ और सिद्धार्थनगर में पेट्रोल के लिए मारपीट हो गई। वहीं एमपी के देवास में भी बवाल हो गया। साफ है युद्ध की आड़ में मुनाफाखोर कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के मुस्तैदी से इस काले खेल का लगातार भंडाफोड़ किया जा रहा है। हालात काबू में रखने के लिए कोशिशें जारी है। भोपाल से प्रमोद शर्मा, दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामनवमी के मौके पर आज सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में थे, जहां उन्होंने मां सिद्धिदात्री की आराधना कर 9 कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी उड़ाई और तिलक लगाकर सभी कन्याओं को भोजन कराया। इसी दौरान एक बच्ची ने सीएम योगी को उपहार दिया और उपहार के तौर पर एक छोटा सा बुलडोजर। लेकिन उसी गोरखनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर असली बुलडोजर का एक्शन दिखाई पड़ा, वो भी एक अवैध मजार पर। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना? बुलडोजर को भी देखा है और ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन को। जिसने बड़े बड़े माफियाओं के साथ अवैध अतिक्रमण करने वालों की गर्मी शांत। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। लेकिन रामनवमी के मौके पर सीएम योगी ने एक अनोखे बुलडोजर को देखा, जब देवी स्वरूप एक छोटी सी बच्ची ने सीएम योगी को उपहार के तौर पर एक छोटा सा बुलडोजर दिया। जहां एक तरफ सीएम योगी को गोरखनाथ मंदिर में उपहार के तौर पर छोटा सा बुलडोजर मिला, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर के शाहपुर थाने में योगी के पीले पंजे का ताबड़तोड़ एक्शन भी दिखाई दिया। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के पास बनी ये मजार, जिसे लोग हजरत बाबा जाफर अली शाह यानी मासूम बाबा के नाम से जानते थे, उसे बुलडोजर के जरिए तहस नहस किया गया। बता दें कि ये मजार बीते कई सालों से यहाँ थी और इसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से बनाया गया। बस फिर क्या, जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी लगी, सीएम योगी के बुलडोजर ने मोर्चा संभाला और चंद मिनटों में अवैध मजार को जमींदोज किया। दरअसल प्रशासन का आरोप ये कि मासूम बाबा की मजार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर थी और नाला चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आ रही थी। जल भराव से बचने के लिए नाले का चौड़ीकरण किया जाना था। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर जैसे ही मजार पर चला, आसपास के इलाके में तनाव फैल गया। भारी तादाद में लोग इकट्ठा होने लगे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की गई। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल, तो वहीं प्रशासन विकास कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाए। गोरखपुर में बुलडोजर की ये तस्वीर एक बार फिर बता रही है कि योगी सरकार में एक्शन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाली सच्चाई है। जहां कुछ भी अवैध हो तो उसके खिलाफ एक्शन होना तय। ब्यूरो रिपोर्ट। जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, नफरती गैंग उसमें खलल डालने के लिए एक्टिव हो जाता है। इस बार योगी की सख्ती के चलते उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथियों की एक नहीं चल पाई। सब कुछ शांति से निपटा, लेकिन इसके विपरीत दूसरी जगहों पर नफरत के पत्थरों ने माहौल खराब कर दिया। उनका योगी मॉडल से ही इलाज संभव है। तो बुलडोजर कार्रवाई और सीधे इनका एनकाउंटर। पूरे भारत में योगी मॉडल की सख्त आवश्यकता है। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सबूर चंगा ही चंगा है। यूपी में ईद निकल गई, यूपी में नवरात्रे निकल गए, यूपी में रामनवमी मनाई गई। सब त्योहार योगी की चेतावनी के बाद शांतिपूर्ण तरीके, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मनाए गए।
ना कहीं कोई हंगामा हुआ, ना पत्थरबाजी, ना बवाल। यूपी में सब कुछ चंगा रहा। लेकिन यूपी से बाहर महाराष्ट्र का अहिल्यानगर और झारखंड के गढ़वा में रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान बवाल हो गया। झारखंड के गढ़वा में हंगामा भी इतना भीषण हुआ कि पत्थरबाजी हो गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने फौरन मोर्चा संभाला। हंगामा कर रहा समुदाय रामनवमी की यात्रा पर ऐसा भड़का कि उसे काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। हुआ कुछ ये था कि रामनवमी का जुलूस शांति से निकल रहा था, तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने जुलूस को एक जगह पर जाने से रोक दिया। कट्टरपंथियों की इसी हरकत पर विवाद बढ़ता चला गया और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। ऐसे में पुलिस वहां पहुंची और लाठीचार्ज कर कट्टरपंथियों पर काबू पाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर एक दिन पहले भी दोनों समुदायों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन तब इसे शांत करवा दिया गया था। लेकिन जब जुलूस निकला तो इसी ताक में बैठे कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने की नियत से फिर हंगामा कर दिया और इस बार दंगे की पूरी स्क्रिप्ट लिखने का प्लान था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 12 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है और दर्जनों मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। इसके अलावा थाना प्रभारी को फौरन हटाकर आर.के. पटेल को नया प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह रामनवमी के मौके पर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी नफरती गैंग ने हाथों में पत्थर उठा लिए। कभी मस्जिद के सामने से निकलने पर इन्हें परेशानी हो जाती है, तो कभी ये नफरत दरगाह के सामने से निकलने पर फूट पड़ती है। इस बार जैसे ही हिंदुओं की शोभा यात्रा सैयद बाबा दरगाह चौक पर पहुंची तो कट्टरपंथियों ने बवाल खड़ा कर दिया। आरोप है कि यहाँ दरगाह के बाहर से शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। नफरतियों के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला और हालात पर काबू पाया, लेकिन शहर शहर नफरती बार बार हिंदू त्योहारों पर सिर उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब योगी मॉडल से कट्टरपंथियों के इलाज की मांग उठने लगी। उन लोग के द्वारा हम लोग के ढोकला ढोकली किया गया, ऊपर से पत्थरबाजी भी किया गया और बड़ा बड़ा ईटा उन लोग पहले से ही तैयारी करके रखे हुए थे। ये हर साल का ऐसा नियम आप लोग भी करते हैं? कहेंगे नहीं, कभी नहीं। हम भी तो अपना धर्म है, उसका जो धर्म है उसका धर्म हम लोग कभी कुछ नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं। अपना धर्म अपना कर्म, मेरा धर्म अपना करेंगे। योगी राज में यूपी में शांति है, इसलिए अब हर राज्य में योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने के स्वर बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों का ट्रीटमेंट जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।